Good morning everyone, welcome back. So today we are going to revise chapter 5, place of supply. What is the relevance of place of supply? Recollect, we discussed in chapter 3, section 7 of IGST Act, interstate supply. उसके बाद हमने रिवाइज किया था सेक्शन 8, interstate supply. Okay. So, in both these sections, what is written? Location of the supplier and the place of supply. अब location of the supplier of services की definition हमने chapter 1 के अंदर देखी थी ना, पेज नंबर 17 के अंदर. ठीक है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा. लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स की डेफिनेशन दी गई नहीं गई है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, रीजन भी बताया था कि क्यों नहीं दी गई है. ओके, तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स तो हमने समझ लिया. अब प्लेस ऑफ सप्लाई हमको देखनी है, क्योंकि सेक्शन 7 और सेक्शन 8 क्या बोलता है? दैट वेदर दैट पर्टिकुलर सप्लाई इज इंटरस्टेट, देन वी नीड टू सी लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई. टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटी, ए स्टेट एंड ए यूटी, देन वी आर गोइंग टू से इट इज इंटरस्टेट सप्लाई. ओके, इंटरस्टेट है तो हम क्या करेंगे? इंटरस्टेट है देन वी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये भी हमने इसी चैप्टर के अंदर देखा था ना, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू लेवी? आईजीएसटी. बट इफ सपोज इट इज इंटरस्टेट, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी, same state, same union territory, etc., then what we are going to levy? We are going to levy CGST according to section 9 of CGST Act. ठीक है, हम लोग लेवी क्या करेंगे? CGST प्लस we also need to levy HGST in case the transaction or supply is within the state. Otherwise, if suppose it is in UTG union territory, then CGST plus UTGST. ठीक है, तो ये सब तो हो गया. अब हम लोग को क्या देखना है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, और हमको डिटरमाइन किस लिए करना है? जिससे कि हम लोग को मालूम चले कि दैट पर्टिकुलर सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट. ठीक है, तो अभी तक हमने आईजीएसटी के कौन कौन से सेक्शन देख लिए, वो भी एक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. सेक्शन 6 हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा था, जो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को एग्जम्पशन के लिए. करेक्ट, सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी. फिर सेक्शन 7 हमने देखा आईजीएसटी का, चैप्टर 3 के अंदर इंटरस्टेट. फिर सेक्शन 8 किसके बारे में? इंटरस्टेट. फिर सेक्शन 9 सप्लाईज इन टेरिटरी वाटर. ओके, फिर सेक्शन 6 से 9 तो हो गया. सेक्शन 5 क्या? लेवी एंड कलेक्शन चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईजीएसटी. ठीक है, तो सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9. अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू in chapter 3, that all the place of supply sections or provisions are in IGST. So section 10 of IGST Act, this is related to place of supply of goods other than supply of goods imported into or exported from India. तो अगर domestic supply है goods की, so how we are going to determine the place of supply? We are going to apply provision of section 10 to determine place of supply of goods in case of domestic supply. अगर इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. तो सेक्शन 10 एंड 11 आर रिलेटेड टू गुड्स. देन सेक्शन 12 विच इज रिलेटेड टू सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब सर्विसेज है दैट इज इनटेंजिबल इन नेचर, you cannot touch and feel, correct? So intangible in nature. So how you are going to determine the place of supply? उसको आप उस जर्नी को देख तो नहीं सकते सर्विसेज के मामले में, लेकिन गुड्स को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी जर्नी को देख सकते हो. तो सर्विसेज के मामले में हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया. एंड सेक्शन 13 place of supply of services where location of supply or location of the recipient is outside India. तो बेसिकली सर्विसेज के मामले में हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इनकी लोकेशन देखेंगे, लेकिन गुड्स के मामले में गुड्स को देखेंगे कैसे मूव कर रहा है वो. ठीक है, तो फॉर गुड्स वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 10 और सेक्शन 11. डोमेस्टिक के लिए क्या अप्लाई करना है? सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है देन व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई? सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई.
और सर्विसेज के मामले में सेक्शन 12 और सेक्शन 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 10 का प्रोविजन है दैट इज गोइंग टू ओवरराइड सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। ठीक है, अब ये जो हमने देखा था इसमें मैंने लिखा भी है, ये देखिए हाईलाइट भी किया, सप्लाई ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 एंड सर्विसेज इज सब्जेक्ट टू 12 of IGST. तो बेसिकली सेक्शन 10 is going to override on section 7 subsection 1 and 12 is going to override on section 7. ओके, ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स मूव कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ओके, चाहे वो मूवमेंट कोई भी कराए, सप्लायर करे या रेसिपिएंट करे या एनी अदर पर्सन। सप्लायर से आप मान लीजिए कोई मटेरियल खरीदते हो, आपकी जो फैक्ट्री है वो लखनऊ के अंदर है और सप्लायर है अहमदाबाद के अंदर। तो सप्लायर को आप बोलते हो कि बॉस मेरे लखनऊ की जो फैक्ट्री है वहां डिलीवर करवा देना। तो सप्लायर मूव कर रहा है डिलीवरी टू लखनऊ। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि आप सप्लायर के पास जाओ, माल खरीदो और खुद गुड्स लेके जाओ। सो द मूवमेंट इज देयर whether it is done by supplier or recipient or anyone else. If movement is there, then what is going to be a place of supply? Location of goods where delivery terminate to the recipient. तो हमारे एग्जांपल में चाहे सप्लायर अहमदाबाद का लखनऊ पहुंचाए या रेसिपिएंट अहमदाबाद आए, माल खरीदे, वो लेके जाए लखनऊ, डिलीवरी कहां टर्मिनेट हो रही है? लखनऊ में। तो व्हाट इज गोइंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई? लखनऊ यूपी। ओके, तो यहां आपको बंदूक पीछे लेके जाना है कि गुड्स कहां जा रहा है। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है तो क्या होगा? दिल्ली के अंदर आप लोग मालूम है कि लैपटॉप सस्ता मिलता है, ठीक है, तो मैं दिल्ली जाता हूं, जयपुर से मैं दिल्ली जाता हूं, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरे को लैपटॉप पसंद आ जाता है, आई एम गोइंग टू बाई इट फ्रॉम द वेंडर देयर, शॉपकीपर के पास जाके मैं खरीद लेता हूं। नाउ आई एम अनरजिस्टर्ड, ठीक है, अनरजिस्टर्ड। अब ये मान लीजिए जो मैं लैपटॉप खरीदा वो 40,000 रुपए का है, तो मैं उसको 40,000 रुपए देता हूं, वो मेरे को लैपटॉप देता है और वो इनवॉइस में नॉर्मली कैश लिख देता है। तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट। लेकिन इसको हमको रूल 46 के साथ इंटरलिंक करना है, क्लोज ई ऑफ रूल 46। उसमें जो हम लोग चैप्टर 10 के अंदर रिवाइज करेंगे, रूल 46 किससे रिलेटेड है? टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। तो उसके अंदर प्रोविजन क्या है कि बॉस अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 और मोर है, तो फिर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो सप्लायर उसको मेंशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं, जो मेरा एग्जांपल था कि मैंने 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा दिल्ली के अंदर, मैं जयपुर का बंदा हूं, तो वो क्या करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली डाल देता है और सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एचजीएसटी क्यों होगा? दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विथ लेजिस्लेटर है, तो दिल्ली क्या है? स्टेट। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेट डेफिनेशन। तो क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी एचजीएसटी। लेकिन अगर वही लैपटॉप 60,000 का है तो रूल 46 बोलता है कि जो सप्लायर है उसको क्या करना है? एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और एड्रेस ऑफ डिलीवरी डालना। तो मान लीजिए उसने डाल दिया जयपुर, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट और क्या लेवी होगा? आईजीएसटी। ठीक है, तो ये आपको इंटरलिंक करना है रूल 46 के साथ। रूल 46 हम कौन से चैप्टर में डिवाइड करेंगे? चैप्टर 10 के अंदर। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, जो बिल टू शिप टू सप्लाई के बारे में तो ये बिल टू शिप टू के सप्लाई क्या होती है? बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि सप्लायर बिल करता है, ओके, थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं यहां, ये थर्ड पर्सन कौन है? बेसिकली वो कंसिडरेशन पे करने वाला बंदा है। ओके, तो ये बिल करता है इसको बिल टू, क्योंकि इससे पैसा मिलने वाला है, लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन पे वो शिप किसी और को करता है, तो शिप टू। तो इसके मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? तो शिप टू, मैंने टू ऐसे लिखा है, टू आप ऐसे कर दो। ओके, शॉर्टकट के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल टू शिप टू मॉडल है। तो बिल टू शिप टू के अंदर क्या होता है कि किसी के डायरेक्शन के बेस के ऊपर सप्लाई किसी और को डिलीवर करता है, तो जो डायरेक्शन देता है उस बंदे को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, उससे उसको कंसिडरेशन मिलता है। तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। मान लीजिए मैं मुंबई का रेसिपिएंट हूं, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हूं, मैं इंदौर वाले को एक ऑर्डर देता हूं और बोलता हूं कि मेरे बिहाफ पे मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है कि भैया तू है ना राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर डिलीवरी कर दे।
तो अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मैं बॉम्बे के अंदर हूं, इंदौर से सप्लाई डायरेक्टली जयपुर डिलीवर कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी वो होगी। ओके, so that is going to be place of supply. So Maharashtra is place of supply, not Rajasthan. Actually goods has been delivered at Rajasthan, but place of supply is going to be Maharashtra. So we need to identify here two supplies. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सप्लाई या टू सप्लाई हो, जैसे मान लीजिए मेरे को ऑर्डर मिल गया जयपुर से, तो मेरे को क्योंकि ऑर्डर मिला है इसलिए मैं इंदौर वाले को बोल रहा हूं तो डायरेक्टली डिलीवरी कर दे, या हो सकता है मैं गिफ्ट भी जा रहा हूं, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। तो गिफ्ट दे रहा हूं तो भाई वो फिर फर्दर सप्लाई नहीं है, मैं तो उसको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को दूसरा ऑर्डर मिला है इसलिए मैं उसको सप्लाई करवा रहा हूं, मतलब मैंने माल खरीदा, मेरे पास वो माल नहीं था और मेरे को सामने से ऑर्डर मिला हुआ, तो मैं उसको बोलता कि तो भाई डायरेक्टली जयपुर दे दे। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन हो गए, एक तो मैंने खरीदा और एक मैंने बेचा। तो ये जो है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फर्स्ट लिम, मतलब पहला ट्रांजेक्शन जब मैंने इंदौर वाले से माल खरीदा, ठीक है, तो इसमें मैं थर्ड पर्सन हूं। लेकिन जो दूसरा ट्रांजेक्शन होगा जो मैं माल बेच रहा हूं जिसके लिए मैं जयपुर डिलीवर कर रहा हूं, फॉर दैट वी आर नीड टू अप्लाई सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए। उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जयपुर, जहां गुड्स डिलीवर हुआ। तो दो ट्रांजेक्शन हो गए, इसलिए दो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई हो रही है लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? होता है। आपने ऑफिस खरीदी, ऑफिस के अंदर प्री इंस्टॉल फर्नीचर है। अब ऑफिस तो क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 पैरा 5। आप याद करते जाओ, मैं आपको हर इंटरलिंकिंग करवा रहा हूं, तो मैं जब ये प्रोविजन वापस ले रहा हूं शेड्यूल 3 पैरा 5 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो ट्विस्टेड आने वाला है। तो वो ऑफिस तो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, मान के चलते सीसी आ गया, ठीक है। उसके बाद अब वो जो फर्नीचर है दैट इज मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगना है। लेकिन आपने ऑफिस खरीदी, आपको फर्निश ऑफिस ही खरीदना था, तो ऑफिस के ऊपर नहीं लगा लेकिन फर्नीचर के ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब वहां मूवमेंट है नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस के अंदर ही वो फर्नीचर आपको चाहिए, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। दूसरा एग्जांपल, मैंने जनरेटर आपको किराए पे दिया, ठीक है, 1 साल आपने यूज किया, आपने बोला यार जनरेटर काफी अच्छा है, तो यार मैं अमित जैन को रेंट पे करते जा रहा हूं, मैं इससे खरीद ही लेता हूं। तो आपने मेरे को ऑप्शन दिया कि आप बेचोगे क्या ये जनरेटर जो मेरे पास है? यू ऑलरेडी हैव दैट जनरेटर बिकॉज राइट नाउ यू आर यूजिंग दैट जनरेटर बट यू हैव टेकन ऑन रेंट, तो आप खरीदना चाहते हो। तो मैं बोलता हूं ठीक है, मैं आई एम रेडी टू सेल यू इन दिस प्राइस। यू सेड ओके, तो अब जनरेटर आपके पास ही है और मैंने आपको सेल कर दिया, तो वेदर मूवमेंट रिक्वायर्ड? नो। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज डी, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, तो असेंबली या इंस्टॉलेशन जहां होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं शामिल होगा सर? सर ये क्या कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो? वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 2 के अंदर में क्या देखा था? इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप गुड्स बोलोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि गुड्स डेफिनेशन है एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो इट इज सर्विसेज। हम लोग सेक्शन 10 कब अप्लाई करते हो आईजीएसटी? व्हेन देयर इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, क्योंकि गुड्स आर असेंबल इंस्टॉल, तो हमारे दिमाग में एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में याद रखना, लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सेक्शन 10 अप्लाई नहीं करेंगे, सेक्शन 12 या सेक्शन 13 अप्लाई करेंगे, उसके प्रोविजन टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ई, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस वेसल एन एयरक्राफ्ट ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। जब हम लोग जर्नी करते हैं तो खाते पीते हुए जाते हैं, करेक्ट, खाते हुए पीते हुए जाते हैं। मैंने बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेन ली, राजधानी ट्रेन, या मान लो कोई भी ट्रेन ली, रास्ते में
आपको मालूम है वेंडर आते हैं वो सप्लाई करते जाते हैं, तो अब उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, रूट क्या, बॉम्बे से वो गुजरात जा रही है, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर यूपी, फिर दिल्ली पहुंचती है। ठीक है, अब सामान तो मैं कहीं भी खरीद सकता हूं, चाहे वो खाने का हो या दूसरे भी वेंडर आते हैं, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? मैं ऐसे तो लेके बैठूंगा नहीं, या सप्लाई भी नहीं बैठेगा, अरे सर ये है ना अभी गुजरात के अंदर हम एंटर हो गए, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो लोकेशन एज विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, तो जहां भी वो गुड्स ऑन बोर्ड गया है ट्रेन के या फ्लाइट पे, वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हो सकता है कि गुड्स ऑन बोर्ड कहां हुआ, बॉम्बे के अंदर, लेकिन उसको सेल कहां किया गया, गुजरात के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, बॉम्बे ही होगी, जहां भी ऑन बोर्ड है। ठीक है, फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहां गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है ए डिटरमाइंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब। ऐसी कोई पिक्यूलियर कंडीशन आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस आ जाती है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना काफी मुश्किल है, तो इसमें गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि तुम ही बता दो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी इस ट्रांजेक्शन की। तो अभी तक तो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आई नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंदर, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नोटिफाई नहीं किया। फिर सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो इंपोर्टेड इनटू इंडिया है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ओके, तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट के मामले में याद रखना जो आईजीएसटी लेवी होगी वो अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ होगी, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मामले में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आईजीएसटी एक्ट होगी। ये एग्जांपल्स है तो आप एक बार देख लेना, इसको गो थ्रू कर लेना, बाकी ये सिंपल है। फिर सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, so section 12 and 13 are related to place of supply of services. When we are going to apply section 12, place of supply of services where location of supply and recipient are in India, यानी दोनों जन इंडिया के अंदर है। लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आर इन इंडिया। डेफिनेशन हमने देखी थी ना, नहीं देखी थी ना यार, चैप्टर 1 के अंदर क्लोज 70 क्या बोलता है कि भैया सप्लाई इज रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज गोइंग टू बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अदर देन दैट प्लेस ऑफ मतलब रिसीव्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन टेकन मीन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो वो होगा। मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट देन मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, अगर इनसे भी हमको जवाब नहीं मिलता तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस इंडिविजुअल के लिए जहां उसका घर हो, अगर कंपनी है तो जहां वो इनकॉर्पोरेट हुई। ये डेफिनेशन है ना ऐसे सप्लायर ऑफ सर्विसेज की, करेक्ट। तो अगर ये दोनों इंडिया में है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 प्रोविजन टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ रिमेंबर सेक्शन 12 is going to override provision of section 7 subsection 3. Okay, so it is going to override section 12 section 7 subsection 3. ठीक है। Now before we begin provision of section 12, आपको एक बात का याद रखना है कि B2B और B2C दो ट्रांजेक्शन होते हैं नॉर्मली। B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू बिजनेस के अंदर बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन इफ सप्लाई इज डन देन नॉर्मली इट इज पास थ्रू मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो खरीद रहा है, इनवर्ट सप्लाई रेसिपिएंट है जो, ठीक है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि जितना भी वो जीएसटी पे करेगा वो उसका आईटीसी ले लेगा until unless it is blocked or related to exempt supply, ठीक है। सो ही इज गोइंग टू क्लेम द आईटीसी। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्चुअल में इधर एक्रू नहीं होगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कब एक्रू होती है, जब वो गुड्स एंड कंज्यूमर के पास या सर्विसेज एंड कंज्यूमर के पास जाती है, वो कंज्यूम कर लेता है, सब वो गवर्नमेंट को गुड्स वो रेवेन्यू एक्रू होती है। यहां पास थ्रू होती है क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। B2C के अंदर गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्रू हो जाएगी क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ही कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि B2B में पास थ्रू होता है और B2C में एक्चुअली में गवर्नमेंट को
जो रेवेन्यू है, जीएसटी रेवेन्यू है, वो एक्रू हो जाती है। इसका रेलिवेंस क्या है, आप देखोगे प्लेस ऑफ सप्लाई में अधिकतर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्रोविजन अलग है कि जो भी उसकी लोकेशन होगी वो मान ली जाएगी। ठीक है। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेक्शन 12 के अंदर टोटल कितने सब सेक्शन है, 14। कितने सब सेक्शन है, 14। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेके सब सेक्शन 14 बेसिकली सप्लाईज लिस्ट करते हैं कि ये सप्लाई हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा। सो बिटवीन सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 14 they have provided for specific supplies. If those specific supplies are there, then you are going to determine place of supply according to that respective subsection provision. लेकिन मान लीजिए ऐसी सप्लाई है जिसको प्रोवाइड फॉर नहीं किया गया है between subsection 3 to subsection 14 of section 12, then how you are going to determine the place of supply? You are going to come back to subsection 2 which is residual subsection. तो ये अप्लाई करके आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सी बिटवीन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 इफ योर सप्लाई फॉर विच यू वुड लाइक टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्रोवाइड फॉर नहीं है, कम बैक एंड अप्लाई सबसेक्शन 2 टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इफ पर्सन इज रजिस्टर्ड यानी कि B2B सप्लाई है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन। तो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, कहीं भी डिलीवर करो लेकिन क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। तो कहीं भी आपने सर्विसेज दी हो लेकिन लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड की भी डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 के अंदर देखी थी। ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड है तो वो लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, एड्रेस एंड रिकॉर्ड है तो वो, अगर एड्रेस एंड रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये आपको याद रखना है। सो फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 प्रोविजन। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द आंसर, कम बैक एंड अप्लाई सबसेक्शन 2। जैसे एक टैक्स प्रोफेशनल फर्म है, ओके, बेस्ड इन अहमदाबाद, rendering professional services to XYZ Limited, a company registered in GST for their office in Mumbai। अब ये जो प्रोफेशनल फर्म है जो अहमदाबाद के अंदर है, ये XYZ लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है मुंबई में, उसको सर्विस देती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसका जो बंदा है XYZ लिमिटेड का मुंबई के अंदर ही सर्विस ले रहा है, यानी ये बंदा इसका जाके मुंबई में सर्विस देता है, या फिर इसका एम्प्लॉय एबीसी एंड कंपनी की अहमदाबाद ऑफिस में जाता है और सर्विस लेता है। दोनों ही मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो आगे देखना ही नहीं हमको। ओके। फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज ए रिलेटेड टू डायरेक्टली इन रिलेशन टू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज, एजेंट की सर्विसेज एक्सेट्रा। या सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज बी बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन, जैसे होटल इन गेस्ट हाउस के अंदर हम लोग रूम बुक करते हैं तो वो सर्विसेज। ओके। एंड देन सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज सी मैरिज रिसेप्शन, मैरिज के लिए एक रिसोर्ट बुक किया या हॉल बुक किया, तो इनकी जो सर्विसेज है इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज ऑफ ऑल दिस 3, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच द बेसिकली प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो जहां भी वो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप फ्लैट खरीदते हो तो वो प्रॉपर्टी कहां है, ठीक है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आप होटल में रूम बुक करते हो तो वो होटल कहां है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आप मैरिज हॉल बुक करते हो, वो मैरिज हॉल कहां सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब इंटेंडेड टू बी लोकेटेड क्यों लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेते हो तो बाद में वो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बाद में पूरी होगी ना, तो इसलिए इंटेंडेड टू बी लोकेटेड लिखा है। तो वो जहां भी आपका कंस्ट्रक्शन चालू है, मान लो महाराष्ट्र में कर रहे हो, मुंबई के अंदर, तो दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आप मतलब बिल्डर हो, ठीक है, आप आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेते हो, दोनों आप इंडिया में हो, आप सर्विस लेने वाले रेसिपिएंट सप्लायर कौन है, आर्किटेक्ट, ठीक है। अब वो जो आर्किटेक्ट की सर्विसेज आप लेते हो वो साउथ अफ्रीका की कोई साइट के लिए लेते हो, तो आप दोनों इंडिया में हो और वो सर्विसेज कहां प्रोवाइड करने वाला है, साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन दोनों की लोकेशन कहां है, इंडिया के अंदर। लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन 12, और इसमें क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि
जीएसटी पे करना पड़ेगा। इफ located in more than one state or union territory, then place of supply will be proportionate। अगर एग्रीमेंट में लिखा तो उसके बेसिस पे, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया तो अभी हम लोग देखेंगे। अब इसके अंदर काफी अच्छा सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 48/22/2018। ये बेसिकली वो ट्रांजेक्शन कवर करता है जैसे एससीजेड यूनिट या डेवलपर। अब वो बेचारे है तो इंडिया के अंदर, उनको बेनिफिट देने के लिए एक तरह से माना गया कि वो फॉरेन टेरिटरी में। तो अब मान लीजिए अब बेचारा एससीजेड यूनिट अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम हायर पे लेता है और वहां बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब अगर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज सी के हिसाब से जाए तो जहां ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, यानी जहां वो होटल लोकेटेड है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन 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 हम लोग सेक्शन 7 के हिसाब से देखें तो एससीजेड यूनिट या डेवलपर को जो सप्लाई की जाती है वो क्या होता है, इंटर स्टेट। करेक्ट, इंटर स्टेट होता है। तो सीबीआईसी के सामने क्वेश्चन गया कि बॉस ये इंटर स्टेट होगा, क्या होगा? तो सीबीआईसी ने बोला बॉस देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन given in section 7 subsection 5 clause B and there is a general rule of interpretation that specific provision is going to prevail over। तो ये जनरल प्रोविजन है एंड स्पेसिफिक प्रोविजन का है सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लोज बी के अंदर। सो स्पेसिफिक प्रोविजन गोइंग टू प्रिवेल ओवर व्हाट, जनरल प्रोविजन। सो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लोज बी। ओके, चलिए अब कुछ सर्कुलर दूसरे भी इशू है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो सर्कुलर है वो पोर्ट जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पोर्ट के अंदर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज होती है ना, जैसे सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेगन एट पोर्ट, ओके, साइडिंग ऑफ वेगन इनसाइड द पोर्ट, अनलोडिंग ऑफ वेगन। तो इन ये जो सर्विसेज है इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो सीबीआईसी को ये पूछा गया कि क्या ये कवर है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर, क्या हम उसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सीबीआईसी ने बोला कि बॉस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज नहीं है, ये कार्गो हैंडलिंग है। और आप देखोगे कि ये जो सर्विसेज है ये कहीं भी लिस्ट नहीं की गई है बिटवीन सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 12। तो ऐसी स्पेसिफिक जो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज है उसके बारे में कोई भी प्रोविजन सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 12 नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग जो डिटरमाइन करना प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रेजिडुअल सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 भी है, वो भी रेजिडुअल प्रोविजन है रिलेटेड टू सेक्शन 13। उसके अंदर दोनों में से एक बाहर है तब हम सेक्शन 13 अप्लाई करेंगे। तो सीबीआईसी ने बोला कि दोनों इस मामले में कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 रेजिडुअल सब सेक्शन अप्लाई करना है टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद अब ये जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 है ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि भाई एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो एज प्रेस्क्राइब, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स के अंदर नोटिफाई करेगी। तो उन्होंने रूल्स नोटिफाई किया, क्या किया? तो रूल 4 अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसको स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे? तो मान लीजिए आपने होटल एकोमोडेशन लिया। अब कंपनियां क्या करती है कि जब होटल एकोमोडेशन के लिए क्या करती है कि एक जो ब्रांडेड होटल चेन होती है उससे एग्रीमेंट साइन कर लेती। तो जैसे टीसीएस ने एग्रीमेंट साइन किया लेमन ट्री होटल के साथ, या मान लीजिए ताज होटल के साथ किया कि जहां जहां भी मेरा एम्प्लॉय अगर आपके मतलब मान लीजिए दिल्ली जाता है तो दिल्ली में जो आपकी प्रॉपर्टी वहां स्टे करेगा, आगरा जाता तो आगरा में आपकी प्रॉपर्टी वहां स्टे करेगा। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया टीसीएस ने ताज ग्रुप के साथ, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ। तो अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में टीसीएस के एम्प्लॉइज ने 3 नाइट स्टे किया दिल्ली के अंदर, 2 नाइट आगरा के अंदर, ओके, ऑन टोटल बेसिस, एक एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, सबकी, ठीक है। तो अब वो अगर मान लीजिए टीसीएस का ऐसा है कि टाटा ने बोला, ये ताज होटल ने बोला कि भाई पर नाइट 2000 रुपीज हम चार्ज करेंगे इररेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। तो 3 नाइट उसने स्पेंड किया दिल्ली के अंदर, 2 नाइट स्पेंड किया उसने आगरा के अंदर।
तो टोटल 5 नाइट हो गए, तो उन्होंने 10,000 चार्ज किया। तो अब इसको स्टेट वाइज कैसे करोगे? नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, उसके रेशियो के बेसिस पे। तो 3 नाइट दिल्ली, 2 नाइट आगरा मीन्स यूपी। तो बेसिकली 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10,000 फॉर दिल्ली एंड 2 डिवाइडेड 5 इंटू 10,000 फॉर यूपी। ठीक है, तो ये तो अलग अलग प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, एक प्रॉपर्टी आगरा में थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी मतलब सिंगल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो 2 स्टेट या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में होती है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, एक रिसोर्ट है, ठीक है। अब इसका 50% पोर्शन या 60% मान लो, 60% पोर्शन गोवा के अंदर है और 40% महाराष्ट्र में बॉर्डर के ऊपर प्रॉपर्टी है। तो इसको कैसे आप प्रपोर्शनेट करोगे? तो ये रूल बोलता है इन प्रपोर्शन टू द एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो मान लीजिए ये एरिया 1000 है और ये एरिया एक्चुअल में 1000 लेते हैं, तो यहां 600, तो टोटल ले लेता हूं 1000, तो 600 ये है, 400 ये है। तो 6:4 सिंप्लीफाई करते हैं, 3:2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी हम लोग बोलेंगे गोवा में इतनी होगी। मान लीजिए 10,000 है तो 6,000 बिलिंग होगी वो गोवा से रिलेटेड होगी और 4,000 बिलिंग किससे रिलेटेड होगी? महाराष्ट्र से रिलेटेड। फिर हाउस बोट से रिलेटेड और एनी अदर वेसल। अब केरल के अंदर अगर आप एलईपी जाते हो तो आप 24 आवर्स की हाउस बोट लेके जा सकते हो, घूमने के लिए जाते हो आप। तो वो बोट वाला क्या करेगा? केरल से स्टार्ट करेगा और आगे दूसरे स्टेट में भी जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो दूसरे स्टेट में भी वो जा रहा है, तो हम आप प्रपोर्शनेट कैसे करेंगे? तो रूल 4 क्या बोलता है? टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल इन सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसके बेसिस पे। एंड ये कैसे मालूम चलेगा? वाट एवर डिक्लेरेशन सर्विस प्रोवाइडर इज मेकिंग। तो जो हाउस बोट का ओनर है, जो सर्विसेज दे रहा है, वो जो भी डिक्लेरेशन देगा कि भाई इतने घंटे हमने केरल में स्पेंड किए, इतने घंटे हमने यहाँ स्पेंड किए, ठीक है, उस बेसिस पे हो जाएगा। तो मान लीजिए स्टेट 1 में 22 आवर्स किए और 2 आवर्स दूसरे स्टेट में किए और बिलिंग 24,000 है, तो कितना होगा? 22,000 ये स्टेट 1 के लिए, 2,000 स्टेट 2 के लिए। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। घूमने जाते हैं, मैं मसूरी जा रहा हूं, मसूरी के अंदर रेस्टोरेंट सर्विसेज लेता हूं या ब्यूटी पार्लर ये सब की सर्विसेज लेता हूं, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? मसूरी। लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अब इस बात में आपको इस प्रोविजन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यहां लिस्टेड है, यहां एसेट का वर्ड यूज नहीं किया गया, तो ये सर्विसेज का वर्ड है। अब मान लीजिए फोटोग्राफी सर्विसेज आपने अवेल की मसूरी में जाके, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के हिसाब से डिटरमाइन नहीं करोगे। आपको हालांकि लगता होगा कि यार सर आइडेंटिकल तो है, आइडेंटिकल है, लेकिन इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड प्रोविजन दिया है, तो इसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, क्योंकि उसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं दिया गया। सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन के मामले में लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 सर्विसेज प्रोवाइडेड by way of admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park or any other place and services ancillary thereto। इमेजिका की टिकट बाई करते हो, एडमिशन, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड। तो इमेजिका कहाँ है? लोनावाला के आगे, महाराष्ट्र के अंदर, लोनावाला के पहले है, सॉरी, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो ये एडमिशन से रिलेटेड है। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 7, इसमें और सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 में ये फर्क है, ये एडमिशन से रिलेटेड है। ओके, इसमें एंसिलरी सर्विसेज भी कवर होती है एडमिशन से रिलेटेड जो, और सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो इवेंट। तो यहां इवेंट की आप टिकट खरीदते हो, ठीक है, तो टिकट एडमिशन के लिए टिकट खरीदते हो, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के हिसाब से डिटरमाइन करोगे। और अगर मान लीजिए वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सर्विसेज ली जाती है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा प्लेस ऑफ सप्लाई का? सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के हिसाब से।
The services provided by way of organization of a cultural, artistic, sporting, educational or entertainment event, including supply of services in relation to conference, fair, exhibition, celebration or similar event, or services ancillary to organization of any of the event or services referred to in clause A or assigning of such sponsorship to such event. तो इस मामले में रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो इवेंट अगर इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ है तो प्लेस वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, इंडिया के बाहर है, अब हम लोग को तो टैक्स लेना है, सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वो इंडिया के अंदर ही है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट कहाँ है, इंडिया के अंदर, तभी तो हम लोग सेक्शन 12 अप्लाई कर रहे हैं जहां दोनों की लोकेशन इंडिया के अंदर है। ओके, अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, और गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया, क्या कर दिया, ठीक है। अब आप लोग भूलो नहीं, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट भी करके रखा है। ये बबल का क्या यूज है, सिंपल मैंने लिखा है कि भाई एडमिशन से रिलेटेड है तो यू आर गोइंग टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 6, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब सर्विसेज, ऑर्गेनाइज सर्विसेज है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज है तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 अप्लाई करूंगा। अब इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया हुआ, एग्जांपल 29 अच्छी तरह से देखना। टैक्स ऑन गो, ए रजिस्टर्ड फर्म इन दिल्ली hired ABC and Associate, registered in Mumbai for conducting taxation seminar in Marriott Hotel in Kolkata. Further, Bharat Limited, registered in Kolkata, offered to sponsor the entire seminar. Mr. Amit from Delhi, unregistered person, registered himself for the seminar. तो इसमें 3 सर्विसेज है। पहली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सेमिनार, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एंड एडमिशन टू टैक्सेशन सेमिनार, जो मिस्टर अमित ने टिकट खरीदा है ना वो, ठीक है। अब ये एडमिशन वाली किस में कवर होगी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। स्पॉन्सरशिप सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के हिसाब से, और ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज भी हम सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के हिसाब से। तो यहां सप्लाई कौन है, एबीसी एंड एसोसिएट। रेसिपिएंट कौन है, टैक्स ऑन गो, जो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो दिल्ली, जहां भी वो रजिस्टर्ड है। ये सप्लाई कौन है, टैक्स ऑन गो, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। और रेसिपिएंट कौन है, भारत लिमिटेड, वो भी कोलकाता में रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जहां कहीं भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, कोलकाता। अब जो एडमिशन है उसकी टिकट कौन सेल कर रहा है, टैक्स ऑन गो, जो बेसिकली ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। मिस्टर अमित फ्रॉम दिल्ली, अनरजिस्टर्ड पर्सन पाई कर रहा, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के मामले में क्या होगा, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, कोलकाता। अगर मान लीजिए अमित रजिस्टर्ड होता दिल्ली के अंदर तो क्या होता, दिल्ली। ओके, दिल्ली होता क्या, सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 देखना है बॉस, सेक्शन 12 सब सेक्शन एक्चुअली हेल्ड, तो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, दोनों ही मामलों में ये होगा। अगर सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 अप्लाई कर लोगे तो 2 आंसर मिलेंगे, लेकिन सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के हिसाब से दोनों में एक ही आंसर है, ठीक है। अब रूल 5, एक से ज्यादा स्टेट में हो, एग्रीमेंट पे नहीं लिखा हुआ तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेक्शन 12 सब सेक्शन 8, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ गुड्स। अब ये सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस ही है ना, गुड्स को आप सेल करते हो वो गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सर्विसेज होता है। इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर टू रजिस्टर्ड पर्सन को आप सर्विस दे रहे हो, ये तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो मान लो दिल्ली का बंदा जयपुर आके कुछ गुड्स बाय करता है और वहां वो ट्रांसपोर्टर को हायर करता है, अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां उसने गुड्स जयपुर के अंदर दिया वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू बी प्लेस आउटसाइड इंडिया, देन व्हाट इज गोइंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई, देन इट इज गोइंग टू बी द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। तो आप गुड्स फ्रांस भेज रहे हो तो फ्रांस इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर रेसिपिएंट कौन होगा इसमें, क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर को बुक सप्लायर ने किया हो, क्योंकि रेसिपिएंट ने बोला भाई मेरी फैक्ट्री में माल पहुंचा देना, या रेसिपिएंट ने बुक किया हो। तो आप क्वेश्चन आता है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई किसकी देखनी है, तो सिंपल है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वी आर गोइंग टू सी ऑफ दैट पर्सन हु बेसिकली हायर्ड ट्रांसपोर्टर, हु इज गोइंग टू पे द फ्रेट, चाहे वो सप्लायर ऑफ गुड्स हो या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हो।
दोनों में से कोई भी हो, जिसने ट्रांसपोर्टर को हायर किया, जिसके नाम से ट्रांसपोर्टर बिल रेज करेगा, जो ट्रांसपोर्टर को पे करेगा, वो रेसिपिएंट होगा। हो सकता है सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। रिवर्स चार्ज के मामले में भी रिवर्स चार्ज कौन पे करेगा? जिसको फ्रेट पे करना है, जीटीए को। ओके। सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी, जिसकी हमने डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, नो स्टॉप ओवर, याद करना। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं है तो जहां पर्सन कन्वेंस के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर मान लीजिए आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप बॉम्बे के हो, आपने दिल्ली से मनाली के लिए फ्लाइट ली, तो आप दिल्ली में चढ़ोगे ना, तो दिल्ली इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, नॉट बॉम्बे। लेकिन अगर आप बॉम्बे में रजिस्टर हो, दिल्ली से फ्लाइट ले रहे हो मनाली की, तो क्या होगा? बॉम्बे, महाराष्ट्र। रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी कंसिडर किया जाएगा, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेपरेट डिटरमाइन हो गया। अब राइट टू पैसेज भी काफी बार जो ये एयरलाइन कंपनियां वो सेल करते हैं। राइट टू पैसेज क्या होता है सर? वो एक ओपन टिकट सेल करती है। मान लीजिए इंडिगो एक ओपन टिकट सेल करती है, आप कोई भी जो सेक्टर है उसको 1 महीने तक वो वैलिडिटी देती है कि भाई आप कभी भी कोई भी सेक्टर के अंदर जहां जहां मैं मतलब फ्लाई करती हूं और टिकट अवेलेबल तो आप फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन टिकट बोलते हैं। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 9, वी आर गोइंग टू अप्लाई सब सेक्शन 2 बेसिकली रेजिडुअल प्रोविजन टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस राइट टू पैसेज और ओपन टिकट, जो फ्यूचर में यूज होने वाली। सेक्शन 12 सब सेक्शन 10। अब हमने सेक्शन 10 में देखा था कि भाई गुड्स सप्लाई हो रहा कन्वेंस के अंदर, अब इधर सर्विसेज भी हो सकते हैं, आप मूवी ये सब भी देख सकते हो, करेक्ट, कन्वेंस के अंदर। तो सर्विसेज ऑन बोर्ड ए कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल, एन एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन और मोटर व्हीकल। तो उस मामले में क्या होगा? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। अब मान लीजिए आपने मुंबई से फ्लाइट ली, आप जा रहे हो दीमापुर, ओके, तो मुंबई टू कोलकाता, कोलकाता टू दीमापुर। अब कोलकाता से दीमापुर जब जा रही है तो आपने मूवी देख ली, सर्विसेज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? आपने देखी कोलकाता टू दीमापुर के बीच में, लेकिन ये क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, तो मुंबई इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके। सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब इसमें क्लोज ए फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल और डिश एंटीना। तो ये नॉर्मली कहीं इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, मोबाइल तो है नहीं जो आप ले लेके घूमो, फिक्स जो टेलीकॉम लाइन है या लीज सर्किट है या डीटीएच है, उसको कहीं इंस्टॉल किया जाता है। तो जहां भी इंस्टॉल किया गया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। मोबाइल कनेक्शन है इंटरनेट ऑन पोस्ट पेड बेसिस, जो बिलिंग जनरेट होता है, आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो पोस्ट पेड बेसिस में आपको मोबाइल कंपनी क्रेडिट देती है, तो वो बिल जनरेट करेगी, बिल जनरेशन के ऊपर जो भी एड्रेस दिया गया है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हो सकता है आप मुंबई सर्कल का मोबाइल फोन लो, लेकिन जो पोस्ट पेड के लिए आपने कोलकाता का एड्रेस दिया हुआ, तो कोलकाता होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई नहीं होगा। अब प्रीपेड बेसिस पे है, प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड बेसिस पे है, तो थ्रू ए सेलिंग एजेंट और ए रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड और रिचार्ज वाउचर, ठीक है। तो ये सेलर आपस में खरीद रहे, तो एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। फाइनल सब्सक्राइबर को सेल किया जाता है, लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट रिसीव्ड ऑफ सच वाउचर सोल्ड। तो आप ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली के लिए और दिल्ली के अंदर एक शॉपकीपर के पास जाते हो और वो आपको ना वाउचर देता है, तो वाउचर आपने खरीदा, रिचार्ज वाउचर, सो दिल्ली इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां आप पेमेंट करोगे ना। If such prepaid service is availed on the recharge is made to internet banking or other electronic mode of payment, then location of the recipient of services on the record of the supplier of services. In other cases, if address of the recipient as per the record of the supplier of service is available, तो ये available, तो एड्रेस जो भी है उसके पास, जो भी एड्रेस दिया गया है जो सप्लायर के पास है, वो वहां जहां एड्रेस अवेलेबल नहीं है वहां लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब मान लीजिए जो लीज सर्किट लाइन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, वो मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एज प्रेस्क्राइब, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया, क्या किया, क्या किया, बाकायदा किया है, तो उसके लिए रूल 6 है। अब रूल 6 क्या बोलता है कि आपको क्या देखना है कि भाई जो ये लीज सर्किट है
उसमें कौन कौन से एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। मान लीजिए चेन्नई से ये सर्किट चालू हो रहा है और ये बेंगलोर तक है, ठीक है। तो अब मान लीजिए टोटल बिलिंग जो कंपनी कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइडर, वो 1 लाख रुपीज कर रही है। तो एक पॉइंट हो गया तमिलनाडु के अंदर, दूसरा पॉइंट हो गया बेंगलोर मतलब कर्नाटका के अंदर, तो 2 पॉइंट हो गए। तो 50,000 बिलिंग पर्टेनिंग टू तमिलनाडु एंड 50,000 पर्टेनिंग टू कर्नाटका, ठीक है। तो ये रूल ये बोलता है बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ प्लेसेस द स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस द सर्किट ऑफ द प्लेस ऑफ द सर्किट एंड द प्लेस ऑफ द सर्किट विल इनेबल कॉन्स्टिट्यूट 2 पॉइंट। अब मान लीजिए इंटरमीडिएट पॉइंट भी है, तो बेंगलोर, मान लीजिए चेन्नई से बेंगलोर, उसके बाद तीसरा पॉइंट हो रहा है मैसूर, जहां एंड पॉइंट है। अब बेनिफिट ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो भी ले रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट, और ये भी ले रहा है। अब ये मैसूर और बेंगलोर कहां होंगे? कर्नाटका में। तो 2 पॉइंट हो गए कर्नाटका में, 1 पॉइंट हो गए तमिलनाडु में। तो अब क्या होगा? 66,666.66 इसमें होगा कर्नाटका का, और 33,000 ये इसमें होगा। तो 1 पॉइंट तमिलनाडु में और 2 पॉइंट कहां होंगे? कर्नाटका में। अगर दोनों बेनिफिट ले रहे, ये बीच वाला भी ले रहा है और एंड वाला भी ले रहा है, तो बेसिकली आपको क्या देखना है, कितने पॉइंट है। ओके। फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन, सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, एंड इफ सपोज location of the recipient of services is not available in supply record, then location of the supplier of services। अब आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, मान लो आप बॉम्बे के कस्टमर हो, बॉम्बे ब्रांच के आईसीआईसी बैंक के, आप चेन्नई किसी विजिट के लिए जाते हो, वहां आपको डीडी की जरूरत पड़ती है। कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो वो बोलते हैं डीडी आप इश्यू करवा के लेके आओ। तो आप नियरेस्ट आईसीआईसी बैंक के ब्रांच में जाते हो, आप आईसीआईसी बैंक मुंबई के कस्टमर हो, ब्रांच मुंबई के, तो आप उसको बोलते हो कि बॉस मेरे को डीडी इश्यू करो, ये मेरे अकाउंट में डेबिट कर दो जो भी अमाउंट है। तो अब जो आईसीआईसी चेन्नई ब्रांच जहां से आप इश्यू करवा रहे हो उसके बाद रिकॉर्ड है, आईसीआईसी बैंक तो एक ही है, तो जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस मामले में क्या होगा? मुंबई होगा। ओके, मुंबई इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लीजिए आप वॉक इन कस्टमर हो, आप आईसीआईसी बैंक के कस्टमर नहीं हो, आप कैश में पैसा देते हो, डीडी इश्यू करवाते हो, तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेसिकली चेन्नई। सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन टू ए पर्सन अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी को दी गई है, तो उसमें क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई टेकन इट बीइंग इन ईच ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे मान लीजिए आपने गुजरात टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो गुजरात गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट देती है, अमिताभ बच्चन बोलता है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया वो कैंपेन रन किया जाता है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट एक एडवर्टाइजमेंट देती है, एवरी चाइल्ड कैन रीड, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन करते हैं, वो क्या दिल्ली तक रेस्ट्रिक्ट रखती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली। अगर वो ऑल ओवर इंडिया कर दे तो एंटायर इंडिया। अब नॉर्मली क्या होता है? एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई कितना स्टेट वाइज क्या होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी वाइज। अगर नहीं लिखा हुआ है तो एज प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया क्या? किया रूल 3 के अंदर। उसके पहले मैंने देखो एक आपको ये स्टार करके ब्लू के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए जो सेक्शन 12 है जो अभी हमने देखा, उसमें बेसिकली हमको क्या देखना है कि दोनों जने इंडिया के अंदर है, तो दोनों जन इंडिया के अंदर है और सर्विसेज बाहर भी प्रोवाइड की गई है तो भी वो टैक्सेबल होगी। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देखी, मैंने एग्जांपल लिया था साउथ अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की गई, लेकिन जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो इंडिया में है, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है वो भी इंडिया में है, तो वो टैक्सेबल सर्विस है। ऐसे मान लीजिए कोई टूर ऑपरेटर से मेरे को जर्मनी घूमने जाना है, तो मैंने क्या किया? उससे पूरा टूर ऑर्गेनाइज किया। अब वो टूर ऑपरेटर इंडिया में रेसिपिएंट हो, उस मेरे लिए वो टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है जो आउटसाइड इंडिया है, वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ओके, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। और ये हमने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस भी किया था। अगर आपको याद है चैप्टर 4 के अंदर
ये जो IGST की लिस्ट थी पेज नंबर 92 के अंदर, उसमें क्या था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू ए टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया आर एग्जाम। और मैंने बोला था अगर इंडियन टूरिस्ट है तो ये टैक्सेबल होगा, तो ये यहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल में जीएसटी में इन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन प्रोविजन से क्लियर है। और हम लोग अगर सर्वे टैक्स की गाइड देखे उसके अंदर भी ये क्लियरली एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये टैक्सेबल है। अब रूल 3 देखते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 के लिए। ये काफी बार स्टूडेंट को लगता है कि सर ये इतना याद रहेगा क्या इसका शॉर्टकट है? तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्या लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अभी इसमें देखें रूल 3 क्लोज है न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन। अब न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन आप देख सकते हो कितने एडिशन है स्टेट वाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एडिशन इन ईच स्टेट यूटी, प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट एक्सेट्रा के ऊपर गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो दी गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट यूटी, होर्डिंग अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स, ट्रेन के अलावा जो होर्डिंग्स लगे, आपको मालूम है इस स्टेट में इतने लगाए, इस यूनियन टेरिटरी में इतने लगाए, तो होर्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट प्लेस ऑन ट्रेन, अब ट्रेन के ऊपर प्लेस हो, ट्रेन मान लीजिए महाराष्ट्र से दिल्ली जा रही है, तो वो ट्रेन के ऊपर है, तो वो ट्रेन तो अलग अलग स्टेट में जा रही है, तो उसके मामले में क्या क्या रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट यूटी फॉर दैट ट्रेन। तो हम देखेंगे महाराष्ट्र दिल्ली जाने के बीच में वो कौन कौन से स्टेट जा रही है, मान लो महाराष्ट्र में जा रही है, फिर गुजरात, फिर एमपी, फिर राजस्थान, यूपी, दिल्ली, तो कितना कितने किलोमीटर ईच स्टेट में जो वो ट्रेवल कर रही है, उसके बेसिस पे जो भी बिलिंग होगी, मान लीजिए 1 लाख रुपीज की बिलिंग है, उसको उस रेशियो के अंदर जो किलोमीटर आएगा इस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, उसके बेसिस पे हम इसको एलोकेट करेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज, तो बिल पर्टेनिंग टू कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट यूटी, ये तो हम लोग को मालूम चल सकता है। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट, सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेलवे टिकट इन ईच स्टेट यूटी। फिर एडवर्टाइजमेंट ओवर रेडियो स्टेशन, तो जो भी अमाउंट पेबल है टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ दैट स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी चैनल, अब टीवी चैनल के मामले में क्या होता है, व्यूवरशिप होती है ना, सो टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच सर्विस, जो भी एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट होगी टोटल वो इनटू रेशियो ऑफ व्यूवरशिप ऑफ सच चैनल इन कंसर्न स्टेट यूटी, तो ईच स्टेट में कितने व्यूवरशिप है उस चैनल की, उसके बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे जो भी अमाउंट पेबल होगा वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का। अब ये व्यूवरशिप का डेटा कहां से लेंगे, स्टेट वाइज यूटी वाइज, तो जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो पब्लिश करती है उसका हम लोग कौन सा फिगर लेंगे, पब्लिश इन लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर शेल बी यूज फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं आईसीआई आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता पूरा रट्टा मारने का, एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको देगा और आपको ये रेशियो अप्लाई करना है। अब कई बार क्या होता है, ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, ये जो डेटा है ना वो स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज नहीं देके रीजन वाइज दे देता है। रीजन वाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि नॉर्थ रीजन का हम डेटा साथ में कंबाइन कर रहे हैं कुछ 4 स्टेट का, तो वो ऐसे करते हैं कि भाई यूपी, एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड, इन चारों का नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इनका अलग अलग स्टेट वाइज उसको व्यूवरशिप देना है। तो हम लोग स्टेट वाइज व्यूवरशिप है, तो जो भी उसकी मान लो ये 4 स्टेट में ये चैनल चलता है, और जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के जो चार्जेस है 1 लाख रुपीज, तो हम लोग देखेंगे यूपी में कितने देखे लोगों ने, 20,000 लोगों ने देखा, मैं छोटा ले रहा हूं फिगर, इसमें 30 ने देखा, इसमें 20 ने देखा वापस, ठीक है, इसमें 30 ने देखा, तो कितना कितना अमाउंट हो गया, यूपी का 20,000 हो गया, एमपी का 30 हो गया, उत्तराखंड का 20 हो गया और राजस्थान का 30 हो गया। लेकिन मान लीजिए ये स्टेट वाइज इसने पब्लिश ही नहीं किया, इसने पूरा रीजन का पब्लिश कर दिया कि भाई पूरे रीजन का 1 लाख का, तो अब आप कैसे करोगे, क्योंकि हमको तो स्टेट वाइज या यूटी वाइज चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर रीजन का पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले व्यूवरशिप फिगर फॉर रीजन जो 1 लाख का इनटू रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट यूटी एज डिटरमाइंड इन द लास्ट लेटेस्ट सेंसस, तो उसका फिर क्या पॉपुलेशन है स्टेट वाइज, तो आपने टोटल 1 लाख लिया, उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको फिर वो व्यूवरशिप स्टेट वाइज निकालना है, फिर आपको ये अमाउंट पेबल के ऊपर वो मल्टीप्लाई करके लेना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एट सिनेमा हॉल, तो स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आप देख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट पेबल टू ए सिनेमा हॉल स्क्रीन इन ए मल्टीप्लेक्स इन ए स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट ओवर द इंटरनेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया,
तो इसका कैसे करोगे, टोटल अमाउंट पेबल इनटू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इन कंसर्न स्टेट। ये कौन डिक्लेयर करता है, ट्राई। हमको कौन सा फिगर लेना ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीसीडिंग FY shall be used for सक्सीडिंग FY। अब मान लीजिए ट्राई ने स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज नहीं करके डिक्लेयर रीजन वाइज कर दिया, तो आप क्या करोगे, ये सेम जो हमने अभी समझा था, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट थ्रू SMS, इसमें टेलीकॉम सब्सक्राइबर कितने हैं स्टेट वाइज यूटी वाइज। अब अगर ट्राई ये ऐसे डेटा पब्लिश नहीं करता, मान लो रीजन का कर देता है, तो वो सेम फार्मूला, ठीक है। अब सेक्शन 13, व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13, व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वी नीड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सेक्शन 13 हम कम अप्लाई करेंगे, व्हेन लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। जब दोनों इंडिया में है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, किसके प्रोविजन अप्लाई करेंगे टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12 के। लेकिन दोनों में से एक बाहर है तो सेक्शन 13। तो जैसे मान लीजिए लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन 12, क्योंकि दोनों इंडिया के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में है लेकिन रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 13। सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया और रेसिपिएंट इंडिया में है तो सेक्शन 13, ओके। अब इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जैसे सेक्शन 12 के अंदर कितने टोटल सब सेक्शन थे, 14 थे। इसमें कितने टोटल सब सेक्शन है, 13। कितने हैं सब सेक्शन, 13। एस वही है जैसे हम लोग सेक्शन 12 में क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग सब सेक्शन 3 to 14 देखेंगे, हमको वो स्पेसिफिक सप्लाईज का प्रोविजन नहीं दिखता है, देन वी आर गोइंग टू कम बैक एंड अप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। यहां भी क्या करना है, हमको सबसे पहले स्पेसिफिक सप्लाईज के जो सब सेक्शन है वो सब सेक्शन 3 to 13 देखना है। हमको आंसर नहीं मिलता है, नहीं मिलता, हमको लगता है कि भाई ये जो स्पेसिफिक सप्लाईज है इसका प्रोविजन है ही नहीं, so we are going to come back and apply section 13 subsection 2 to determine the place of supply. अब location of the recipient available in the ordinary course of business, तो place of supply होगा according to section 13 subsection 2, location of the recipient. Location of the recipient is not available in the ordinary course of business, then location of the supplier of services, okay. अब section 13 subsection 3, services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of service to the supplier of service or to a person acting on behalf of the supplier of service in order to provide the services। तो मान लीजिए कोई मशीनरी का इंस्टॉलमेंट है, तो जहां इंस्टॉल करनी, मशीनरी इंस्टॉलमेंट नहीं, मशीनरी इंस्टॉल करनी है, तो वो मशीनरी कहाँ है, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, वहीं इंस्टॉल करनी है। मान लो पुणे में इंस्टॉल करनी है, तो पुणे इज गोइंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब आप लोग मालूम है सर्वर में कुछ इश्यू होता है, या मेरे ये लैपटॉप में इश्यू हो गया, तो मैंने मान लो AMC ली हुई है, तो मैं क्या करूंगा, फोन करूंगा सर्विस प्रोवाइडर को, वो मेरा कंट्रोल ले लेगा मेरे लैपटॉप का या सर्वर का, और मान लो कोई बग का इश्यू है, जो भी है वो इश्यू को ऑन रिमोट लोकेशन से रिजोल्व कर सकता है। तो मैं जयपुर में बैठा हूँ, मैसूर से भी कर सकता है, ठीक है। तो वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये काफी बिजनेस इंडिया को आता है। जैसे इन्फोसिस ये सर्विसेज प्रोवाइड करता, मान लीजिए फ्रांस के किसी बैंक को, फ्रांस की बैंक का सर्वर है, सब उधर है, उनके कुछ इश्यू हुआ तो वो मैसूर में बैठ के इन्फोसिस का बंदा उसको ठीक कर देता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सर्वर कहाँ है, फ्रांस के अंदर, सो फ्रांस इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Goods temporarily imported into India for repairs or for any other treatment or process and are exported back after such repair or process without being put to any use in India, then what is going to be the place of supply? Place of supply we are not determined according to section 13 subsection 3 clause A. We need to use provision of section 13 subsection 2. अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डायमंड, जैसे जयपुर इज फेमस फॉर डायमंड डिजाइनिंग, जो फिनिशिंग टच ऐसा होता है ना, कटिंग वटिंग, इसके लिए जयपुर माना जाता है। तो साउथ अफ्रीका से रो डायमंड आए, जयपुर के कारीगर ने काम किया, काम करके उसको वापस भेज दिया। तो रिपेयरिंग जॉब भी हो सकता है या कोई प्रोसेसिंग भी हो सकती है। सो इन दैट केस मीन दैट कारीगर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, द गुड्स बिलोंग टू समवन एज, तो वो पहले इंपोर्ट हुआ फिर एक्सपोर्ट बैक हो गया। कस्टम में भी इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, हम लोग देखेंगे बाद में। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए इस सर्विसेज के लिए वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, बेसिकली रेजिडुअल प्रोविजन।
फिर सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल ईदर एज रेसिपिएंट और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स वेयर हिज फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड विद सप्लायर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ए मॉडलिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विथ ए ब्यूटी पार्लर फ्रॉम यूएसए फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफ 20 मॉडल्स। Here is a situation where the modeling agency is the receiver of the service, but the services is rendered to the model. This transaction will also qualify to be covered under section 13 subsection 3 clause B of the IGST Act, and the POS is going to be the where the services are actually performed. ठीक है, so location where the services are actually performed, this is going to the place of supply. अब एक सर्कुलर है 103/22/2019 which is basically related to unpolished diamond cutting polishing activity है। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था डायमंड का ही, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि प्लेस ऑफ सप्लाई वी आर गोइंग टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, तो सीबीआईसी ने यही क्लेरिफाई किया। फिर सर्कुलर नंबर 118/37/2019 जीएसटी है। ये बेसिकली क्या है कि जो सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज है उससे रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके लिए। तो एक सैंपल हार्डवेयर किट होता है, तो जो टेस्टिंग सर्विसेज होती है वो दी जाती है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है, वी आर गोइंग टू अप्लाई एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज है, एप्लीकेबल इस मामले में नहीं होगा। सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर देखा था, क्या देखा था, प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सर्विसेज रिलेटेड टू इवेंट इवेंट से रिलेटेड है, तो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, चाहे स्पोर्टिंग इवेंट हो, कॉन्फ्रेंस हो वो। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 सर्विस प्रोवाइडेड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी। तो मान लीजिए आउटसाइड टेरिटरी भी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भी दी गई सर्विसेज और इंडिया के अंदर भी दी गई। सो लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, पूरी सर्विस के लिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंक्लूडिंग आउटसाइड इंडिया। एग्जांपल देखते हैं। एबीसी लिमिटेड मुंबई ऑर्गेनाइज ए ट्रेनिंग इवेंट फॉर XYZ PT सिंगापुर इन श्रीलंका, सिंगापुर एंड मुंबई। तो इसमें दो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर इवेंट है, ओके, ट्रेनिंग इवेंट ये श्रीलंका और सिंगापुर में और एक मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 सर्विसेज प्रोवाइडेड एट मोर देन वन स्टेट यूटी फॉर सर्विसेज रेफर टू इस सेक्शन दिस। तो एक से ज्यादा स्टेट, यूनियन टेरिटरी या स्टेट है तो के अंदर सर्विसेज है, तो हमको क्या करना है, स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो उसके हिसाब से, नहीं तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है क्या, यस, रूल 7 में उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, अगर सेम गुड्स से रिलेटेड है, सेम गुड्स से रिलेटेड है तो इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू। अब इसमें एक एग्जांपल है, जैसे एक कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन कोलकाता इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए ड्रेजिंग मशीन एंड द टेस्टिंग सर्विस ऑन द मशीन। ये सेम गुड्स के ऊपर उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की गई, उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी। तो जो भी बिलिंग अमाउंट होगा उसको हम इक्वल ये दो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अलग अलग गुड्स से रिलेटेड है, जैसे एक कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन दिल्ली इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ सर्विसिंग ऑफ 2 कार बिलोंगिंग टू मिस्टर एक्स। तो 2 कार है, अलग अलग गुड्स है, इसमें तो सेम गुड्स था, तो हमने जितने स्टेट थे उसमें उनको डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए 2 अलग अलग गुड्स से रिलेटेड है तो इनवॉइस वैल्यू की, जो गुड्स की इनवॉइस वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। वी आर गोइंग टू अप्लाई द रेशियो ऑफ द गुड्स वैल्यू। तो 2 कार है, एक कार की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख है, दूसरे की मान लो 2 लाख रुपए, और मान लो जो सर्विस के चार्जेज है, जो सर्विस फी है, जो सप्लाई का अमाउंट है वो 10,000 है, तो हम लोग 1:2 के बीच में करेंगे। फिर इन केस द सर्विस सप्लाइड टू इंडिविजुअल बाय अप्लाइंग ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर रूल 8 विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो रूल 4 में हमने देखा था प्रोविजन, रूल 8 बोलता है कि वो ही आपको अप्लाई करना है, विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रूल 4 के जो प्रोविजन आपने याद किए वो ही आपको अप्लाई करना है। रूल 9 भी क्या बोलता है, जो एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट है उसके अंदर हमने देखा था रूल 5, तो रूल 5 के प्रोविजन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है, सेक्शन 13 के मामले में भी। फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 सर्विसेज सप्लाइड बाय ए बैंकिंग कंपनी और एफआई और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स। तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इंटरमीडिएट सर्विसेज है तो भी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज,
और सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब मान लीजिए जो याट है या ट्रांसपोर्ट है, आप एनुअल मेंटेनेंस देते हो, मतलब फ्लीट हायर पे लेते हो, एक सिंगापुर की कंपनी है वो क्या करती है, एएमसी लेती है, मतलब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एएमसी नहीं, क्योंकि एएमसी हो जाता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है ये हायरिंग का। तो यहां तो कवर कब तक है, अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर 1 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट है देन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 क्लोज सी। लेकिन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा, क्योंकि ये प्रोवाइडेड फॉर नहीं है कहीं भी सब सेक्शन में, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कोरियर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहां गुड्स को जा रहा है, तो आप फ्रांस भेज रहे हो तो फ्रांस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। तो दिल्ली से यूएस की आप फ्लाइट ले रहे हो तो कहां होगा, दिल्ली। सेक्शन 13 सब सेक्शन 11 services provided on board a conveyance during the course of a passenger transport operation including services intended to be wholly or substantially consumed while on board। तो जैसे हमने सेक्शन 12 में देखा था, यहां भी क्या है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 ओआईडीआर सर्विसेज है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अब ओआईडीआर में तो क्या ऑनलाइन है सब कुछ, तो आप रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की लोकेशन कैसे देखोगे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि भाई ये डिफिकल्ट है, ऑनलाइन है सब कुछ, तो 2 कंडीशन आपको देखनी है। ऑन सेटिस्फाइंग एनी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन आउट ऑफ सच 7 कंडीशन what we are going to assume that the person recipient is located in taxable territory। तो 7 में से अगर 2 सेटिस्फाई हो जाती तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर है। तो ये 7 आपको याद रखनी है। द रेसिपिएंट गिव्स एन इंडियन एड्रेस, द पेमेंट इज सेटल्ड बाय एन इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर कार्ड, द रेसिपिएंट हैज एन इंडियन बिलिंग एड्रेस, the computer used by the recipient has an Indian IP address, the recipient uses an Indian bank account for payment, the account code, country code of the subscriber identity model card used by the recipient of services of India, and the recipient received the services through an Indian fixed line। तो इनमें से 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका क्या माना जाएगा कि रेसिपिएंट इंडिया के अंदर है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 13। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रेसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से बाहर है, तो डबल टैक्सेशन के चांस है कि इंडियन गवर्नमेंट भी लगा रही है और बाहर वाली गवर्नमेंट भी लगा रही है। तो इसलिए सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 बेसिकली एम्पावर करता है कि दे आर गोइंग टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज और सर्कमटेंशन इन विच द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ ए सर्विस। और उन्होंने ऑफकोर्स जो इनको एम्पावर किया गया है, उन्होंने यूज किया, उन्होंने नोटिफाई किए ये सर्विसेज। सबसे पहले है सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब आप लोग मालूम होगा हैदराबाद फार्मा के मामले में काफी आगे है। जो इंडियन मैन पावर है वो स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो काफी बार क्या होता है जो रिसर्च की एक्टिविटी है उसको आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई जर्मन कंपनी, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया इंडियन फार्मा कंपनी को कि भाई तू रिसर्च कर। अब अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की आपको कंडीशन याद है तो पहला क्या, सप्लाई ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, तो भाई हैदराबाद इंडिया के अंदर, रेसिपिएंट जर्मन कंपनी कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मान लो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि वो जो रिसर्च एक्टिविटी है वो कैरी आउट हो रही है हैदराबाद के अंदर। अब क्योंकि ये एक सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा, क्योंकि 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। ये मैंने आप लोगों को समझाया। अब इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो कॉस्ट है इसकी बढ़ जाएगी और इंडिया को बिजनेस आना चाहिए। अब जो जर्मन कंपनी है वो इंडियन फार्मा कंपनी को इसलिए बिजनेस दे रही कि भाई उसको फायदा होने वाला, नहीं उसको अगर फायदा नहीं होगा तो ये बिजनेस आएगा ही नहीं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपने पावर को यूज किया और बोला कि भाई बाकी सब कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई है, केवल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, यानी जर्मन कंपनी हो जाएगी, यानी कि उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया।
अब एमआरओ सर्विसेज होती है। एमआरओ सर्विसेज क्या होती है? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज एयरक्राफ्ट की या एयरक्राफ्ट इंजन की, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट की। तो उसके मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो इंडिगो किसी बाहर की कंपनी से सर्विसेज ले रही है तो क्या होगा? इंडिगो इंडिया इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट सर्विसेज। अब इसमें इन्होंने अमेंडमेंट करके, पहले ये क्या एयरक्राफ्ट ये सब के लिए था, अब इन्होंने वेसल ये सब को भी शामिल कर लिया, ठीक है। और वेसल के लिए भी वही है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो इंडियन शिपिंग कंपनी अगर ये सर्विसेज लेती है, ठीक है, तो यहां इंडिया हो जाएगा। इंडिया से मान लो वो सप्लायर बाहर से दे रहा सर्विस, रेसिपिएंट इधर है, और लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होते ही क्या होगा? रिवर्स चार्ज पे इंडियन शिपिंग कंपनी को टैक्स पे करना, ठीक है। अब एक सर्कुलर है जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, तो उसके लिए कि उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो इसमें लिखा है कि भाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 के प्रोविजन अप्लाई करोगे अगर दोनों जन इंडिया में है, अंतरिक्ष वाला इंडिया में, जो रेसिपिएंट है रिलायंस कंपनी उसकी सर्विसेज लेती है दोनों इंडिया में, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। लेकिन मान लो रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, तो हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 अप्लाई करके प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सर्विसेज देता है, उसके अलावा ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी वो सिमिलर देता है, तो ये सर्कुलर इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।